हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था की अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले की जो आप कक्षा पढ़े, हमने संविधान में जस्ट प्रवेश किया था और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भाग एक में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज अब हम भाग 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता जो कि किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसके नागरिक ही होते हैं। ठीक है, किसी भी देश की अगर जनसंख्या होगी तभी सरकार होगी, और सरकार होगी तभी प्रशासन होगा, प्रशासन होगा तभी एक संविधान होगा। तो इस प्रकार से अगर जो कहें, जो संविधान टीका है उनके नागरिकों के ऊपर। नागरिक हैं तो प्रशासन है, प्रशासन है तो संविधान है। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके संविधान के अनुच्छेद 11 तक के। ठीक है, यहां पर नागरिकता की बात की गई है। तो नागरिक, सबसे पहले तो कोई भी एक सरकार है, तो सरकार होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। ठीक है, भूभाग है तभी वहां जनसंख्या निवास कर रही है, जनसंख्या निवास कर रही है उसके बाद उसकी सरकार होगी। तो इस प्रकार से भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए जो कि उसके नागरिक कहलाएंगे, और तीसरा उसका सरकार होना चाहिए। तो हम उसी के दूसरे तत्व के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकों के बारे में, कि नागरिक कौन होते हैं, उनके क्या क्या मतलब किस प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, किस प्रकार से नागरिकता छूट सकती है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 का पढ़ लिया, वो था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर वो आपने नहीं देखा तो कृपया पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता आपके संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक से है, 11 तक के है। तो जो हमने नागरिक की बात की, तो नागरिक कौन होंगे। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र और जनसंख्या से राज्य बनता है। हमने चर्चा की कि राज्य के लिए 3 तत्व, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। तो यहां पर राज्य क्षेत्र हो गया भूभाग उसका, और दूसरा हो गया जनसंख्या। तो 2 यहां पर हो गया जनसंख्या और राज्य क्षेत्र, तो इससे राज्य बनता है। अब हम देखते हैं राज्य के अंतर्गत नागरिक कौन होंगे। ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक के भी हो सकते हैं, लेकिन जो नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं। तो नागरिक, देख लेते हैं कि व्यक्ति कौन होता है, मतलब व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक देश में, एक भूभाग में व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। व्यक्ति या तो नागरिक हो सकते हैं, जैसे कि अगर भारत देश में है तो भारत देश के जो निवासी हैं वो उसके नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरे अन्य देशी भी हो सकते हैं। हमारे भारत देश में से कई लोग हो सकते हैं कि जो बाहर से घूमने आए हो। ठीक है, तो बाहर से घूमने आए या तो शत्रु देशीय हो सकते हैं। शत्रु देशीय कौन होंगे, जिससे भूतकाल में हमारा अगर युद्ध हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जो उस देश से संबंधित हो जिससे हमारा युद्ध हुआ है, वो हमारे शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति में अगर अन्य देशी में देखें तो शत्रु देशीय हो सकते हैं, और जो हमारे मित्र देश हैं, वर्तमान में भी हमारे मित्र देश हैं, वो हमारे मित्र देशीय नागरिक कहलाएंगे, या अन्य देशी के अंतर्गत ही शत्रु देशीय और मित्र देशीय, ये 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं नागरिकता विहीन व्यक्ति। नागरिकता विहीन अर्थात जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है, वो होता है नागरिकता विहीन व्यक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया। व्यक्ति 3 प्रकार के हैं, या तो नागरिक होंगे जिन्हें नागरिकता के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे, आगे देखेंगे हम कौन कौन से अधिकार है। अन्य देशीय हो सकते हैं, जिसमें या तो शत्रु देश के हो सकते हैं या तो मित्र देश के, हमारे मित्र देश के हो सकते हैं। अब तीसरा होता है नागरिकता विहीन, मतलब जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद जो है कि नागरिकता से संबंधित है। तो देखें, जैसे कि हमने चर्चा की, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के संविधान में नागरिकता की बात करता है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता, अर्थात संविधान हमारा जब लागू हुआ उस समय जो देश में निवासी थे, अर्थात उस समय जो देश में निवास कर रहे थे, राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे थे, वो हमारे नागरिक होंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 5 करता है। ठीक है, संविधान लागू होने के समय की बात करता है। नेक्स्ट होता है अनुच्छेद जो 6 है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले, अर्थात जैसे कि आपको भी पता होगा, आजादी के समय जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो भारत देश से कई लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कई लोग भारत देश में आए। तो उन्हीं की नागरिकता की बात की गई है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों के अधिकार, उनकी नागरिकता किस प्रकार से है, ये यहां पर अनुच्छेद 6 में बोला गया है। आगे आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अर्थात देखिए, हमने बोले कि पाकिस्तान से भी भारत है, तो भारत से भी तो कुछ लोग पाकिस्तान गए होंगे, तो इस प्रकार से इनके अधिकारों की बात यहां पर अनुच्छेद 7 में की गई है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 8।
अनुच्छेद 8 किसके बारे में बात करता है? भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर या भारत के बाहर निवास हैं, उनके नागरिकता अधिकार क्या होंगे? ये आपका जो है अनुच्छेद 8 यहाँ पे इस चीज की चर्चा करती है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 9। अब देखिए ये अनुच्छेद जो 9 है, अभी तो हमने पढ़ा कि नागरिक कौन होंगे। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर, मान लीजिए हमारा भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाकर बस गया, वहीं पे रहने लगा, वहीं पे व्यापार, वहीं पे जो भी करना है कर रहा है। अब उसने बहुत साल वहीं पे बिताए, तो एक प्रकार से तो वो भारत का मूल निवासी तो है, परंतु अगर वहीं पे रह रहा है, वहीं पे कार्य कर रहा है और उस देश की नागरिकता भी ले लिया, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है। तो यहां पर उसी बात की चर्चा की गई है कि विदेशी राज्यों से नागरिकता ग्रहण करने पर, अर्थात विदेशी अगर किसी देश में जाकर, हमारे देश का व्यक्ति किसी देश में जाकर उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 9 बोलता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, अर्थात कोई भी नागरिक है, मान लीजिए 18 वर्ष से ऊपर हमारे यहाँ पे नागरिक, मतलब उसके जो है 18 वर्ष के ऊपर अगर आयु होती है तो नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो नागरिकता अधिकारों की निरंतरता किस प्रकार होगी? अब नागरिक अधिकार तो ग्रहण कर लिया आपने, 18 वर्ष की उम्र हो गई आपकी, परंतु अगर आगे चल के आपने कुछ मतलब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, या एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आप हमारा किसी देश के साथ अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा हो और आपने कुछ ऐसी सूचनाएं जो हमारे देश के अहित कर सकती है, अगर आपने उसको साझा कर दिया अन्य देशों के साथ में, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये जो है संसद में मतलब नियम बनाया गया। तो इस प्रकार से नागरिकता अधिकारों की निरंतरता किस प्रकार होगी? ठीक है, नागरिक होना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन नागरिक बना रहना यह भी काफी महत्वपूर्ण बात है। तो नागरिक की निरंतरता, अधिकारों की निरंतरता किस प्रकार होगी? अनुच्छेद 10 कहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, जिसका काफी व्यापक पैमाने पे उपयोग किया गया, संसद ने भी इस पे बहुत नियम कानून बनाए हैं, वह है आपका अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। अब देखिए, अभी हमने नागरिक देख लिए, नागरिक कौन होंगे, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता देख ली, और किसी देश में जाने के बाद जो नागरिकता ग्रहण या त्याग देते हैं उसका भी देख लिया। अब ये देख रहे हैं कि संसद कानून बनाकर नागरिक अधिकारों को निरंतरता प्रदान करेगी या उसका नियमन करेगी। कैसे? विभिन्न प्रकार से, मान लीजिए हमारे देश से कोई गया, उसका नागरिकता त्याग दिया, उसके लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा। कोई बाहर का देश का व्यक्ति हमारे यहाँ पे आया, तो उसे अगर नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसके लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कानून कहां से बनेंगे? तो ये बात करता है अनुच्छेद 11 की इस प्रकार अगर कोई भी कानून नियम बनाना है तो संसद इसके लिए पूर्णतः मतलब इस प्रकार के नियम बना सकती है, संसद को यह अधिकार है। तो अनुच्छेद यही कहता है 11 कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, अर्थात नागरिक के जो अधिकार हैं, उनके कानून हैं, उसको विनियमित करने का कार्य संसद करेगी। तो इस प्रकार ये चर्चा हुई। राज्य, क्षेत्र और जनसंख्या से हमने व्यक्ति के प्रकार देख लिए। नागरिकता, अन्य देशीय नागरिक हो सकते हैं या तो नागरिकता विहीन व्यक्ति हो सकते हैं, और एक एक अनुच्छेद देख लिए 5 से लेकर 11 तक हमने पढ़े। अनुच्छेद 11 जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब इसी से रिलेटेड, अर्थात इसी को देखते हुए संसद ने एक कानून बनाया या एक नियम बनाया जो कि पूरे नागरिकता का विनियमन करता है। उसको मतलब किस प्रकार से कानून बनने चाहिए नागरिकता के लिए, वो संसद बनाया। तो क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955, 1955 में संसद ने एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम। ठीक है, यह अनुच्छेद 11 से ही यह निकल के आया है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में किस किस बारे में चर्चा की गई है, यहां पे हम देखते हैं। देखिए, यहां पर नागरिकता अधिनियम में सबसे पहले तो यह बात बोली गई है कि व्यक्ति किस प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर बाहर देश का है या जो भी है, उसके साथ कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो भारत का नागरिक किस प्रकार बन सकता है, ये यहां पर चर्चा की गई है। देखते हैं किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है। मुख्य तौर पे 5 प्रकार दिए हैं, अर्थात 5 प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है। पहला तो है जन्म द्वारा, अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, लेकिन कब? 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया हो, और उसके माता या पिता में से कोई उस समय, जो कि जिस समय उसने जन्म लिया उस समय अगर भारत का नागरिक हो, कोई भी एक पर्सन, या तो माँ हो सकती है या तो पिता, या तो माता पिता दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म द्वारा नागरिकता किस प्रकार मिलती है। अभी जितने भी मतलब अगर जन्म ले रहे हैं भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी वो नागरिक हो सकेगा। अर्थात भारत के जो राज्य क्षेत्र में जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए किसी उसके रिलेटेड माता पिताओं का
भारत का नागरिक होना भी महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है उद्भव द्वारा, ओरिजिन द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया, ठीक है, भारत के बाहर जन्म लिया, हो सकता है कि किसी कार्यवश उसके माता पिता बाहर रहे होंगे और उसका वहीं पे जन्म हो गया, तो वहां पे जन्म तो ले लिया, लेकिन वो आने के बाद कब के कंडीशन में ले सकता है कि अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक थे, इससे पहले भारत के नागरिक थे, तो वह व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेने के बाद भी भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है, आने के बाद मतलब वह नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यह हो गया उद्भव द्वारा, उद्भव मतलब ओरिजिन द्वारा। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन। तो पंजीयन क्या कहता है? भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल का, अभी हमने क्या चर्चा की नागरिकता के बारे में, एक तो होता है कि नागरिक भारत का नागरिक ही है, और एक होता है भारत के मूल का, अर्थात भारत में मतलब भारत का तो है लेकिन वो रहे किसी दूसरे देश में रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक भारत में निवास करता है, लगातार 5 वर्ष निवास करनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है उसके माता पिता बाहर के नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, लेकिन भारत मूल तो कहलाएगा, क्योंकि उसके जो वंशज है भारत से रिलेटेड थे, इसलिए वो भारतीय मूल का कहलाएगा। तो भारतीय मूल का वह व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक भारत में निवास करता है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए एंड बी, इनका बच्चा हुआ सी, ठीक है, ये जो थे पहले यहां भारत के नागरिक थे, परंतु इन्हें किसी कार्यवश बाहर जाकर रहना पड़ा, कोई भी देश में यहां पर जाकर रहना पड़ा। अब इन्होंने नागरिकता भी उसी देश की ग्रहण कर ली, ए और बी ने, ठीक है, परंतु हैं तो भारतीय मूल के, क्योंकि इनके वंशज जो इनके दादा परदादा ये तो भारत के थे, तो ये भारतीय मूल के ही कहलाएंगे। अब व्यक्ति सी को, इनके जो बच्चे हैं सी, इनको अगर भारत का नागरिकता ग्रहण करना है तो यह भी तो भारतीय मूल का ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय मूल क्या होता है कि उसके दादा नाना जो भी है उसके, वो भारत के निवासी थे, इससे पहले भारत के निवासी थे। तो अब सी व्यक्ति को भारत का नागरिकता ग्रहण करना है। वर्तमान में तो वह इनके द्वारा अगर देखें माता पिता के द्वारा, तो वह तो विदेश का नागरिक हो गया, किसी दूसरे देश का नागरिक, परंतु अगर उसे यहाँ का नागरिकता ग्रहण करना है तो उसके लिए शर्त है कि 5 वर्ष तक वो निवास करता हो, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वह 5 वर्ष तक निवास करना चाहिए। और कभी अगर विवाहित स्त्री है, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति भारत का निवासी है, बी व्यक्ति किसी अन्य देश की महिला है, बी की शादी हो गई ए के साथ में, तो भारत का जो निवासी व्यक्ति है उसके साथ में जब बी की शादी हो गई तो बी तो अब भारत में आएगी, भारत में रहेगी, तो उसको भी नागरिकता देना पड़ेगा। तो विवाहित मतलब विवाह के द्वारा भी यहाँ पे हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता का एक, ठीक है, एक खंड है। राष्ट्रमंडल राज्य, राष्ट्रमंडल राज्य कौन, जो कहना चाहिए अंग्रेजों के द्वारा जो उनके द्वारा रूल किया गया पहले, तो ऐसे देशों का संघ है जो पहले मतलब जिन पे अंग्रेजों ने राज किया है और वर्तमान में स्वतंत्र है, तो इनका एक संगठन है, ठीक है, वो है राष्ट्रमंडल राज्य। या आयरलैंड एक देश है, यूरोप का एक देश है जिसको हमने यह सुविधा दे रखी है आयरलैंड। यदि राष्ट्रमंडल राज्य हो या आयरलैंड हो, अगर इसके वयस्क या स्वस्थ बच्चे, मान लीजिए 18 साल के ऊपर इनके बच्चे हैं, चाहे राष्ट्रमंडल राज्य के हों या तो आयरलैंड के मतलब वहां के निवासी हों, अगर वो हमारे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो हम उन्हें नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है, वो भी रजिस्ट्रीकरण द्वारा, अर्थात पहले उनको आवेदन करना पड़ेगा कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम उनको नागरिकता मतलब नागरिकता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा किस प्रकार से नागरिकता दे सकते हैं? देखिए, विदेशी द्वारा सबसे पहले तो आवेदन दिया जाएगा कि हम भाई भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। अब हम उसमें शर्त लगाएंगे, आप नागरिकता तो ग्रहण करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आ गए उठ के हमको नागरिकता ग्रहण करनी, नागरिकता दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें देखते हैं। सबसे पहली बात तो उसकी चरित्र अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे उसने विभिन्न कर्म मतलब जितने भी कांड कर लिए होंगे दूसरे देश में और आके पता चल रहा है भारत में नागरिकता दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां चोरी हत्या जो भी किया होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, भारत का सम्मान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे भारत देश का, हमारे भारत के संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का, सभी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। एक तो होता है भी कि एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी भाषा? हमारे जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें किसी एक भाषा को उसको ज्ञान होना चाहिए, वो भी थोड़ा बोलना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अन्य देशी नागरिक नहीं हो सकते। जैसे कि अगर वो व्यक्ति हमारे यहाँ नागरिकता ग्रहण करना चाह रहा है तो उसको पहले उस देश की, जिस देश का वह नागरिक था, उसको पहले त्यागना पड़ेगा, तभी हम उसको नागरिकता देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां का भी नागरिक है और यहाँ का भी नागरिक, हम वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
हमारे यहाँ पे केवल एक नागरिकता है, या तो हमारे देश का नागरिक बन के रहिए या तो किसी अन्य देश का नागरिक बन के रहिए। ठीक है, कई बार होता है कि हमारे देश के व्यक्ति बाहर जाके रहते हैं, बाहर रहने के बाद किसी कार्य के लिए बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो अगर वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसका भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। और भी क्या है, देशीकरण के लिए क्या शर्त है कि 12 वर्ष निवास करना चाहिए भारत में। जैसे आवेदन दिया, आज के डेट में अगर आवेदन दे रहा है वो, तो इससे पहले वो 12 वर्ष तक लगातार मतलब भारत में निवास करता रहा हो, ये उसकी एक प्रमुख शर्त है। और भी एक है कि कला, विज्ञान और संस्कृति में विशेष उपलब्धि मतलब हासिल किया हो। जैसे कि कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में, कला, विज्ञान, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में मतलब उपलब्धियां हासिल होती है, किसी को कुछ मेडल प्राप्त होता है, किसी को बहुत सारा ज्ञान होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इतने सारे जो है देशीकरण द्वारा यहाँ पर ये मतलब कर दिया गया कि विदेशी अगर आवेदन करता है तो उसको चरित्र अच्छा होना चाहिए, भारत का सम्मान करना चाहिए, भारत में वर्णित संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और अन्य देशी नागरिक नहीं होना चाहिए। पहले वहां त्याग दो फिर यहाँ ग्रहण करो। ठीक है, 12 वर्ष आवेदन के पूर्व निवास करता हो और कला, विज्ञान और संस्कृति में विशेष उपलब्धि हासिल किया हो। थोड़ा सा ढील दिया जा सकता है देशीकरण द्वारा में कि अगर यहाँ से कोई, चरित्र में तो नहीं दिया जा सकता कि भाई कहीं हत्या करके आ गया और हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक तो होता है फिर नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही अर्जित क्षेत्र द्वारा। अर्जित क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई देश क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमारे आसपास की कोई देश है। पाकिस्तान का अगर इच्छा हुआ कि नहीं भाई, हम आजादी के पहले तो भारत देश के साथ ही हमारा मतलब पूरा एक ही चल रहा था, हम साथ में थे, तो अगर हम अभी और करना चाहें, मतलब साथ में रहना चाहें, तो हो सकता है कि वो बोले कि ऐसा हम लिख के दे देते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र को आप कैप्चर कर लो। तो ऐसा होता है तो हम यह अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो अर्जित क्षेत्र द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी कि अगर वो पूरे क्षेत्र हमारे भारत में आ जाते हैं तो उसके नागरिक भी हमारे भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये होता है अर्जित क्षेत्र द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नागरिकता अधिनियम 1955 है। ठीक है, अनुच्छेद 11 जो कि संविधान द्वारा ही उसको बनाया गया है, संसद द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर जन्म द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, उद्भव द्वारा, ओरिजिन द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। और अर्जित क्षेत्र, अगर किसी अर्जित क्षेत्र कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी यहाँ पे ये नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अभी तक हमने देखा कि भारतीय जो है नागरिकता ग्रहण कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर आप विदेशी हैं तो भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप कुछ कार्य कर देते हैं कि आपकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है, आप नागरिक होने के बाद भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं देखते हैं। या तो आप नागरिकता का परित्याग कर दीजिए। देखिए, अगर आपने विदेश में कहीं पे नागरिकता ग्रहण कर ली है या नहीं भी की है और अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो आप यहाँ की नागरिकता त्याग सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने नागरिकता का परित्याग कर दिया है। दूसरा आता है पर्यावास द्वारा। पर्यावास अर्थात किसी दूसरे जगह निवास। अगर आप यहां से उठ के किसी दूसरे जगह या किसी दूसरे देश में चले गए और वहां की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो आपकी जो नागरिकता भारत की है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागरिकता से वंचित किया जाना। कई ऐसे सिचुएशन आ जाती है, कई ऐसे कंडीशन बन जाते हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाती है और छीनी जाती है अनुच्छेद 5 के उपखंड ग के तहत। ठीक है, कैसे छीन ली जाती है बताते हैं। या तो आपने नागरिकता ग्रहण करने के समय झूठी सूचना दी हो, ठीक है, अपने बारे में बहुत सारी ऐसी खबरें मतलब सूचना दी हो कि पूरी जांच करने में पाया गया हो कि वो झूठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है कि आप पहले ही मतलब नागरिकता ग्रहण करने के लिए आप झूठ बोल रहे थे, तो ये हो सकता है। दूसरा, आपने संविधान का निरादर किया हो। संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी है, अगर आपने उसका निरादर किया हो, आपने संविधान को मानने से इनकार कर दिया हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा आता है शत्रु देश की सहायता कर रहे हो। किस कंडीशन में, जब हमारा किसी दूसरे देश के साथ में मान लीजिए युद्ध चल रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया, ये मान लेने की बात है। ठीक है, मान लिया कि पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया और आप हमारे देश की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप शत्रु देश के मित्रता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। आपको शत्रु देश का नागरिक मान लिया जाएगा या शत्रु देश का नागरिक नहीं भी माना जाएगा पर हमारे अपने देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर शत्रु देश की आप सहायता कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कितने प्रकार से छीनी जा सकती है, या तो झूठी सूचना दी गई हो आपके द्वारा जब नागरिकता ग्रहण करने के समय, संविधान का निरादर किया गया हो, संविधान का अगर आदर नहीं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अगर शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं तो किसके तहत छीनी जा सकती है, अनुच्छेद जो 5 है उसके उपखंड ग के तहत। ठीक है, अब देखते हैं
नागरिक व विदेशी में अंतर। हमने चर्चा की थी कि व्यक्ति तीन प्रकार के हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं, अन्य देशी हो सकते हैं जो कि विदेशी होते हैं, और तीसरा होता है कि जो नागरिकता विहीन होते हैं, जिनके पास किसी देश की नागरिकता ही नहीं होती। तो नागरिक हमारे जो भारत के देश के जो निवासी हैं नागरिक हैं, और दूसरा विदेशी। विदेशी में या तो वो हो सकते हैं जिनका किसी देश में नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, और वे भी हो सकते हैं जो कि शत्रु देश या मित्र देश या अन्य देशी हो सकते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के जो है नागरिक और विदेशी हैं, तो इनमें अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समानता क्या क्या होती है। ठीक है, समानता होती है कि सामाजिक अधिकार या नागरिक को भी और विदेशी को भी, दोनों को जो है सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात समाज में जो भी मतलब जितने भी चल रहे हैं आपको उस अधिकारों को दिया जाएगा। दूसरा है धन और जन की रक्षा का अधिकार। देखिए, मान लीजिए विदेश की कोई कंपनी हमारे देश में व्यापार कर रही है, कोई व्यक्ति हमारे देश में व्यापार कर रहा है, मान लीजिए कंपनी छोड़ देते हैं, किसी देश का व्यक्ति हमारे देश में आके व्यापार कर रहा है, तो अगर उसका व्यापार अच्छा चल निकला तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम तो विदेश के हो, पूरे पैसे हमको दे दो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। उसके धन की भी रक्षा की जाएगी और उसके प्राण की भी रक्षा की जाएगी, अर्थात जन और धन दोनों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये विदेशी और नागरिक दोनों को अधिकार प्राप्त है। तीसरा है कर तथा टैक्स दोनों को चुकाने होंगे। अगर आप विदेशी हैं और हमारे भारत देश में कार्य कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, अगर आप कर के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी कर होते हैं वो सारी चीजें चुकानी पड़ेगी। तीसरा आता है चौथा आता है कानून का पालन। देखिए, आप भारत देश में निवास कर रहे हैं, भारत देश में कार्य कर रहे हैं, आपकी नागरिकता भले दूसरे देश की हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उस देश का नागरिक हूं तो मैं भारत के कानूनों को नहीं मानूंगा। नहीं, अगर आप कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, निवास यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ के कानूनों को मानना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत का जो मान लीजिए, भारत तो वैसे भी पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति विदेश का आके यहाँ पे अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ, अपने अर्चना को कर रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे भारत देश में ये अलाउ नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कानून की दृष्टि में सभी को समान माना जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति मान लीजिए विदेशी है और एक मान लीजिए भारतीय है। विदेशी ने कुछ कार्य ऐसा कर दिया जो कि कानून के खिलाफ है, और भारतीय ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो कानून के खिलाफ है, तो जो कानून विदेशी है भारतीय पे लागू होगा, वही जो कानून है विदेशी पे भी लागू होगा। इस प्रकार से कानून की दृष्टि में सभी समान माने जाएंगे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, यह दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अब ये अनुच्छेद जो हैं इनको हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। जब भाग 3 में मूलाधिकार के बारे में जब चर्चा करेंगे तो पूरे अधिकारों को एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, 25, 27 और 28, ये भारत के जो नागरिक हैं और विदेशी नागरिक हैं, ये दोनों को प्राप्त होते हैं। ये तो बात हो गई समानता की कि विदेशी और भारतीय में क्या समानता हो सकती है। ठीक है, उनको किस प्रकार के अधिकार हैं। अब आते हैं असमानता पे कि भारतीय जो है नागरिक, उनको कौन से अधिकार ऐसे प्राप्त हैं जो कि केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं। ये है असमानता। कौन से अधिकार है देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। ठीक है, ये जो अनुच्छेद हैं इसका जो है मूलाधिकार में जिक्र होगा। इसके अगली कक्षा में ही इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एक एक मूलाधिकार क्या कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, 29 और 30, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट आता है कि राजनीति केवल नागरिक कर सकते हैं। किसी पद के लिए खड़े होना है आपको, मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितने में भी खड़े हो, केवल नागरिक ही खड़े हो सकते हैं। विदेशी व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ नेता बन जाऊंगा और मैं यहाँ पे कुछ पद, संवैधानिक पद धारण कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको पहले भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो राजनीति केवल नागरिक अधिकार है। सेना में भर्ती होना है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों प्रकार की अगर कोई भी सेना में भर्ती होना है तो पहले भारत का नागरिक होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि राजनीति और सेना में आपको भारतीय मूल का ही होना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनना है अगर आपको, तो अमेरिकी मूल का ही होना बहुत जरूरी होता है। मतलब वहां पे भारत का कोई अगर व्यक्ति जाकर अमेरिका में रह रहा है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया, पर नागरिक होने के बाद भी वह वहां के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता अमेरिका में, क्योंकि वहां पे संविधान में लिख दिया गया उनके कि अमेरिकी मूल का ही होना चाहिए। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारतीय मूल का होना आवश्यक नहीं है, नागरिक होना आवश्यक है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नागरिकता ग्रहण कर लेता है और वह पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन नागरिक होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेना में भर्ती के लिए भी केवल नागरिक होंगे, नागरिक ही भर्ती हो सकते हैं।
और सरकारी पदों पर भी केवल नागरिक होंगे, विदेशी नागरिकों को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी चर्चा हो गई आज भाग 2 नागरिकता के बारे में, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के है। इस प्रकार से ये राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा ये हमारी नागरिकता की समाप्त हुई। इसके पहले हमने भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भाग 3 मूलाधिकार। ठीक है, मूलाधिकार जो कि काफी महत्वपूर्ण है, भारतीयों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, सभी को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भारत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो आपको अपने मूल अधिकार पता रहने चाहिए कि किस प्रकार से हमें संविधान ने अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम उन्हीं मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस कक्षा में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं वो आप मिस न कर पाए। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि केवल एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका जो संविधान है या किसी भी प्रकार के एग्जाम, चाहे किसी स्टेट के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हो, राज्य के अंतर्गत, या नेशनल लेवल पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी, पीएससी, जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है राज्य व्यवस्था की। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कंटिन्यू यहाँ पे क्लास आपको मिलती जाएगी। धन्यवाद।